नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आज हम आपको यूरोप में रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है उसके बारे में बताया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक जंग चल रही है उसके लिए जो पूरी ताकत झोंक दी जा रही है हर पार्टी की तरफ से, उसकी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान में अचानक पहुंचते हैं। वहां पर चाय वाले के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे एक कुल्हड़ चाय मांगते हैं। फिर वहां खड़े रहकर इत्मीनान से चाय की चुस्की लेते हैं। वहां उनके सामने तादाद में हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर उन्हें अभिवादन देते हैं। और वो देखिए, रोड शो जो 2.5 घंटे चला, उसकी थकान चाय की चुस्की में मिटाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। चाय का आनंद ले रहे हैं और जिसने चाय बनाई है वो टुकुर टुकुर बस प्रधानमंत्री को देखे चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री चुस्की ले रहे हैं, लोग वहां जो उनके नारे लगा रहे हैं, मोदी जी कहकर जो पुकार रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे वहां लग रहे हैं। उनकी तरफ बीच बीच में देखते हैं, हाथ उठाकर उनका अभिवादन करते हैं। और उसके बाद देखिए, ये चाय की प्याली दी, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, इत्मीनान से वो वहाँ खड़े रहे, बाकी तमाम लोग भी वहाँ पर खड़े रहे। और फिर चाय वाले ने उनसे कहा कि आशीर्वाद दे दीजिए, तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और फिर वहाँ उनके पीछे कुछ लोग जो और खड़े थे, उन्होंने कहा हमें भी आशीर्वाद दे दीजिए, तो उनके भी सर पर उन्होंने हाथ रखा। और उसके बाद एक भगवा पटका किसी ने उनको देने की कोशिश की, बड़ी आत्मीयता से वो पटका भी उन्होंने अपने हाथ में लिया। ये वाराणसी की तस्वीरें थी। और आज इसी वाराणसी में, इसी बाबा भोलेनाथ की नगरी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रोड शो वाला कंपटीशन हुआ। कौन जीतेगा यूपी की बाजी, ये कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता कह सकती है। आज पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली वाराणसी में इन दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। एक तरफ थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वहां पर एक अपने अपने क्षेत्र में एक सांसद की भूमिका से पहुंचे थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। दोनों ने अपने इलाके में रोड शो किया वाराणसी की सड़कों पर। प्रधानमंत्री का रोड शो शाम को शुरू हुआ 4 बजे। उसमें इतनी ज्यादा भीड़ थी कि अब से कुछ देर पहले ही वो रोड शो खत्म हो पाया। पीएम मोदी लगातार अपनी गाड़ी की छत पर हाथ जोड़े लोगों का अभिवादन करते रहे। सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोग प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसाते रहे। अखिलेश यादव का रोड शो रात में शुरू हुआ, वो भी अपना चुनावी रथ लेकर निकले थे। उनके भी इस रोड शो में तादाद में भीड़ उमड़ी हुई थी। रथ के ऊपर आकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार वो बीच बीच में कर रहे थे। अब सवाल ये है कि आखिरी चरण के मतदान को लेकर पार्टियां इतना जोर लगा क्यों रही है? हर पार्टी के लिए वाराणसी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती एक रिपोर्ट आपको हम 9:30 बजे दिखाने वाले हैं। उससे पहले यूक्रेन के हालात आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की हुई है, 9:30 बजे आपके सामने होगी, देश की राजनीति से जुड़ी हुई। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग का आज 90वां दिन है। लड़ाई हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है। मीडिया के जरिए दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े आरोप और दावे लगा रहे हैं। ताज़ा दावा रूस की मीडिया ने किया है और कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो देश छोड़कर जा चुके हैं, वो भागकर पोलैंड चले गए हैं। अभी तक यूक्रेन की तरफ से इसका खंडन नहीं आया है। 90 दिन युद्ध की तस्वीर कैसी है, अब आपको नक्शे के जरिए दिखा देते हैं। 9 दिनों की लड़ाई के बाद यूक्रेन के कई बड़े शहर अब रूस के कब्जे में आ चुके हैं। अगर उत्तर से शुरू करें, चेर्नोहिव से, तो वहां पर कब्जा हो चुका है। चेर्नोबिल पर भी कब्जा लगभग हो चुका है। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश अभी चल रही है। रूसी सेना को यहां पर बढ़त मिली है, हमें जानकारी है। उत्तर पूर्व से कीव के वो बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा आप देखिए, अब मैप फुल फ्रेम आपके सामने है। उत्तर पूर्व के शहर खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश चल रही है। जबरदस्त लड़ाई है। लुहांस्क और दोनेत्स्क और रामातोर्स्क और मेरियोपोल, यहाँ पर पहले ही कब्जा हो चुका है रूस का।
बेहद अहम शहर खैरसों पर कल ही रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। अब रूसी सेनाओं ने ओडेसा और निप्रो की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये सारे के सारे शहर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 9 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। अब जो मुख्य लड़ाई है वो कीव की है, राजधानी की। वहां पर कब्जा हो गया तो यूक्रेन हार जाएगा। आज भी रूसी सेनाओं की गोलीबारी जारी रही। हमले के 200 घंटे बाद यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हमले में आज हुआ क्या क्या, अब आपको मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम दिखाते हैं। 200 घंटे से यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। 200 घंटे से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अटैक हो रहे हैं। 200 घंटे से यूक्रेन के लोग मिसाइलें, टैंक्स और रॉकेट्स के हमलों को झेल रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को 9 दिन हो चुके हैं और इन 9 दिनों से पूरी दुनिया यूक्रेन को तिल तिल तबाह होते देख रही है। शहर के शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। हर दिन अपने पीछे बस तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। ये तस्वीर रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वीडियो में रूस के ड्रोन अटैक को दिखाया गया है। रूसी सेना के ड्रोन से छोड़ी गई मिसाइल के जरिए यूक्रेन की सेना के कमांड एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है। वहीं खार्किव पर कब्जे की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। रूसी सेना ने इस पर जबरदस्त रॉकेट्स और आर्टिलरी फायरिंग की है। खबरों के मुताबिक इस हमले में रिहायशी इमारतों और फैक्ट्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिनमें दिख रहा है कि रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर चले गए। ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पैंटसिर है। निकोलो इलाके से आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर अब यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने स्थानीय लोगों की मदद से इसे अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी सैनिक क्यों इसे छोड़कर चले गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। कब्जे की लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव में भी बढ़ती जा रही है। रूसी सेनाओं ने कीव में अपना घेरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। शहर में कुछ देर बाद धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। ये तस्वीरें एबीपी न्यूज को कीव में रहने वाले कुलदीप ने भेजी। सड़कों पर सन्नाटा छाया है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। ज्यादातर लोग तो कीव छोड़ चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि गोलियों और बमों की आवाजें भी लगातार आ रही हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि कीव पर रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाएंगे। उनके मुताबिक अब तक 9000 से भी ज्यादा रूसी हमलावरों को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है। युद्ध के 9वें दिन की सुबह तक करीब 9200 हमलावर मारे गए। हम उन्हें खार्किव और कीव के पास, माइकोलाइव के पास मार रहे हैं। हमलावरों के लिए राजधानी कीव मुख्य लक्ष्य बनी हुई है, लेकिन वो हमें तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन रूस का मुख्य टारगेट सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ रूस के टारगेट पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी है। रूस की राह में ज़ेलेंस्की सबसे बड़ा कांटा है। उन्होंने पूरी दुनिया में रूस को अलग थलग कर दिया है और इसीलिए रूस की तरफ से उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की पर 3 जानलेवा हमले हुए हैं, जिनकी सुपारी रूस ने 2 ग्रुप्स को दी है। रूस यूक्रेन की जंग के 90 दिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से हुई जिससे पूरी दुनिया दहल गई, क्योंकि खबर यह आई कि यूक्रेन के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूसी सेनाओं ने हमला बोल दिया है। कुछ ही देर बाद परमाणु संयंत्र में आग की लपटें और गोलीबारी की तस्वीरें सामने भी आ गई। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि जंग अब हर घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद आग बुझ गई, ये खतरा टल गया, लेकिन यूक्रेन संकट के 90 दिन दुनिया दूसरी बार परमाणु खतरे के साए में आते हुए दिखी है और दूसरी तरफ रूस की ओर से लगातार परमाणु हमले की चेतावनी जारी हो भी रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये दबाव बनाने की रणनीति है। बावजूद इसके रूस यूक्रेन जंग के एक सबसे बड़े खतरे के तौर पर अगर आप इसे देखें तो वो है परमाणु खतरा। इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे आज दुनिया पर कई घंटों तक परमाणु खतरा छाया रहा। फिर भी और तांडव की तैयारी। ये सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर की हैं, जिसकी रूसी सेना चौतरफा घेराबंदी कर चुकी है।
कीव पर कब्जे की लड़ाई जारी है और यूक्रेन के दर्जनों शहरों का यही हाल है, जहां बम और मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेन की इस तबाही का दर्द पूरी दुनिया महसूस कर रही है, लेकिन जंग के 9वें दिन एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर दुनिया के हर शख्स को यह महसूस हुआ कि जंग उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पहले उस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की है, जो यूक्रेन के एनहोदार शहर में है। जंग के 9वें दिन इस न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेनाओं ने धावा बोला। तस्वीरों में न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को भी देखा जा सकता है। इस हमले के बाद प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे पूरी दुनिया कई घंटों तक परमाणु खतरे के साए में आ गई। यह खतरा इतना बड़ा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को खुद अलार्म बजाना पड़ा। यूरोप को अब जागना होगा। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस समय जल रहा है। इस वक्त रूसी टैंक परमाणु ब्लॉक पर गोलीबारी कर रहे हैं, जहां थर्मल कैमरों से लैस टैंक हैं। इसका मतलब रूस जानता है कि वो किस चीज पर गोली चला रहे हैं। उन्होंने इसकी तैयारी की है। पिछले 9 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ये दूसरा मौका था जब दुनिया पर परमाणु संकट खड़ा हुआ। इससे पहले जब रूसी सेनाओं ने चेरनोबिल पर हमला बोला, तब भी परमाणु खतरे के बादल छाने लगे थे, लेकिन ज़ैपोरिज़िया पर हमले से पैदा हुआ खतरा चेरनोबिल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा था और ये पूरे यूरोप को खत्म करने की ताकत रखता था। अगर कोई विस्फोट होता है तो ये सभी के लिए अंत है, यूरोप के लिए अंत है। केवल यूरोप की तत्काल कार्रवाई से ही रूसी सेना को रोका जा सकता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर तबाही के जरिए यूरोप की मौत की अनुमति न दे। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के जिस हिस्से में आग लगी वो ट्रेनिंग वाला इलाका था। आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना से जो दहशत फैली उससे लगभग पूरी दुनिया अलर्ट के मोड में आ गई। फौरन रेडिएशन के स्तर की जांच की गई और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बयान जारी कर इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। ये बताना जरूरी है कि संयंत्र के 6 रिएक्टर की सभी सुरक्षा प्रणालियां बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी और न ही कोई रेडियो एक्टिव सामग्री फैली है। रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होते ही दुनिया परमाणु खतरे के साए में आ गई, क्योंकि पहले तो रूस के राष्ट्रपति ने अपने परमाणु कमांड को एक्टिव होने का ऑर्डर दिया और फिर रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु धमकी देने में देर नहीं की। सब समझते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध केवल परमाणु हो सकता है, लेकिन आप इस पर ध्यान दें कि परमाणु युद्ध हमेशा पश्चिमी राजनेताओं के दिमाग में ही घूमता है। रूस की धमकियों और यूक्रेन में लगातार परमाणु संयंत्रों पर हो रहे हमले ने यूक्रेन संकट के परमाणु संकट में बदलने का खतरा बढ़ा दिया और यह खतरा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। वहाँ पे कई संख्या में, क्योंकि वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं पूरे एरिया में। नॉट लिमिटेड टू दैट एरिया बट पूरे एरिया में हम यहाँ तक हम भी प्रभावित होंगे। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है, लेकिन यूक्रेन परमाणु हथियारों वाला देश नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेन पर हमले से दुनिया दोहरे परमाणु खतरे में घिर गई है। कैसे? पहली वजह तो रूस की परमाणु ताकत है, दूसरी वजह है यूक्रेन का ताना बाना। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन को परमाणु राजधानी कहा जाता था, न्यूक्लियर कैपिटल, क्योंकि सोवियत संघ के परमाणु हथियारों और रिसर्च के बड़े केंद्र यूक्रेन में ही थे। यूक्रेन में सोवियत संघ ने जमकर परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद समझौते के मुताबिक यूक्रेन में रखे परमाणु हथियार रूस ट्रांसफर किए गए। बड़ी संख्या में परमाणु रिसर्च सेंटर लेकिन और परमाणु ऊर्जा केंद्र यूक्रेन में ही रहे। सोवियत संघ ने यूक्रेन में 50 से ज्यादा परमाणु बिजली केंद्र और परमाणु रिसर्च सेंटर बनाए थे। आज इसमें बहुत से केंद्र बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके यूक्रेन में अभी भी बड़ी संख्या में एटॉमिक पावर प्लांट मौजूद हैं, जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में हैं। यूक्रेन के रिवन में 4 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और खामेलिन्स्की में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र आज भी है। उधर दक्षिण यूक्रेन में 3 बताए जा रहे हैं
और जेपोरिजिया में जहां आज आग लगी है 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इस तरह यूक्रेन में अभी 15 परमाणु केंद्र वर्किंग कंडीशन में है। 15 यूक्रेन के इन एटॉमिक सेंटर से देश के 54% बिजली जो है वो पैदा होती है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के चेर्नोबिल समेत दर्जनों न्यूक्लियर साइट्स हैं जो अभी बंद हो चुकी है। यहाँ भी भारी मात्रा में न्यूक्लियर कचरा इस वक्त मौजूद है, जिसमें जंग की वजह से कभी भी मौत का धमाका होने का खतरा है और इसीलिए पूरी दुनिया इस खौफ में आज भी। पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी, आसपास के अंदर कोई एरिया रहने लायक नहीं रहेगा और जो जीव जंतु हैं उनको बहुत सीवियर डैमेज हो सकता है। अगर गलती से भी कोई एक्सप्लोजन, बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर पड़ जाए और यहां से कोई न्यूक्लियर फिजन मटेरियल या फ्यूजन मटेरियल कहीं लीक कर जाए तो इससे पूरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा और ये कंट्रोल करने के लायक नहीं रहेगा। यूक्रेन में खाली और बंद पड़े परमाणु संयंत्र युद्ध के कारण बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान हो रही बमबारी या मिसाइल ने अगर किसी परमाणु संयंत्र में धमाका कर दिया तो इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। लेकिन खतरे का सबब सिर्फ ये परमाणु संयंत्र ही नहीं है, बल्कि खुद परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस भी है, जो लगातार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। मैं रक्षा मंत्री और जनरल स्टाफ के प्रमुख को रूसी सेना के निवारक बलों को लड़ाकू स्टैंड बाई ड्यूटी के हाई अलर्ट मोड पर स्विच करने का आदेश दे रहा हूं। हालांकि आज के दौर में किसी देश का परमाणु बम से हमला करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन पुतिन बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे उनकी कूटनीतिक चाल छुपी हुई है। पुतिन पश्चिमी देशों को डराकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं और वो E2D डॉक्ट्राइन पर काम कर रहे हैं। E2D का मतलब है एस्केलेट टू डी-एस्केलेट, यानी दुश्मन को समझौते पर मजबूर करना। इसके साथ ही वो परमाणु धमकियों से यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये नेटो और अमेरिका को दबाव में रखने की भी रणनीति है। पुतिन साफ तौर पे जानता है कि किसी भी हालत में वो परमाणु बम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बम इस्तेमाल करता है तो जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है या यूरोप का ताल्लुक है वो कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर होगा और इवन रशिया के ऊपर। ऐसे में ये धमकी का केवल और केवल मतलब यही है, प्रेशर बनाने के लिए वो चाहता है कि वेस्ट जो है उतनी सहायता मत करे यूक्रेन को कि जिससे उसको कोई किसी प्रकार की सफलता नहीं मिले। उसको कोई बड़ा फेस सेविंग और एग्जिट का मौका ढूंढना चाहता है। पुतिन भले ही परमाणु बम को दबाव बनाने का हथियार बना रहे हों और वो भले ही परमाणु बम का इस्तेमाल न करें, लेकिन यूक्रेन जंग से दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु खतरा बेहद गंभीर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब हम उत्तर प्रदेश चुनावों की बात कर लेते हैं, जो अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार है जब बड़े से बड़े चुनावी विश्लेषक भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि यूपी में किसकी हवा चल रही है। और इसीलिए आखिरी दौर तक सारी पार्टियों ने अपना संपूर्ण जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के आखिरी और 7वें दौर में 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी अब तक यूपी में 349 सीटों पर मतदान हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि आखिरी चरण के आखिरी दौर में आज किसी तरीके से वो मतदाताओं को लुभा ले। सबकी नजरें वाराणसी पर थी। आज वाराणसी में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आए। पहले प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद रात 8 बजे अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हुआ। दोनों का मकसद अपनी अपनी ताकत दिखाना था। प्रधानमंत्री का रोड शो 3.5 किलोमीटर का था, अखिलेश यादव का 2 किलोमीटर लंबा था। ये दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि उन्हें पहले ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर आखिरी दौर में इन दोनों ने ऐसी ताकत नहीं झोंकी होती।
ऐसे ही आज पूरा वाराणसी मोदीमय था। उत्तर प्रदेश के आखिरी दौर के मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी है और उससे पहले बीजेपी ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर यानी खुद नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारकर। आज एक नए अवतार में नरेंद्र मोदी दिखे थे। वो भगवा रंग की टोपी पहने हुए थे, कार के ऊपर छत खोलकर खड़े थे। प्रधानमंत्री की पूरी कार गुलाब की पंखुड़ियों से पटी हुई थी। ये फूल उस प्रेम के गवाह थे जो उनके चाहने वालों ने उन पर बरसाया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो वाराणसी की 3 विधानसभाओं को छूता हुआ गया। सड़क के दोनों तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी की नारेबाजी हो रही थी। सब के सब अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए आतुर दिख रहे थे। मैं केवल उस सड़क को दिखाना चाहता हूं जहां लोग कई घंटों से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश दिखाइए इन बच्चों को दिखाइए। और ये किसी उत्सव से कम नहीं। जब से हम लोगों ने सुना है कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग चैन से सो नहीं पाए। कि पानी तो पानी बहुत है, गंगा जल की बात कुछ और है, प्रधानमंत्री तो बहुत है, मोदी जी की बात कुछ और है। पूरे बनारस में आज उत्सव जैसा माहौल था। सड़क के दोनों तरफ लोग कई घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री बस हाथ जोड़े हुए खुद को मिले इस प्रेम का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का ये काफिला बहुत धीरे धीरे चल रहा था। रोड शो शाम को शुरू हुआ था और अब वाराणसी में अंधेरा भी हो रहा था। ये रोड शो तब भी खत्म ना हो पाया। शाम को 6:35 पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में पहुंचा। प्रधानमंत्री कार से उतरे और सीधे मंदिर प्रांगण के अंदर चले गए। अंदर उनके स्वागत की पूरी तैयारी थी। यहाँ उमड़े लोगों से भी प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। यहाँ पहले से ही रुद्राभिषेक की तैयारी की गई थी। इसके बाद पंडितों ने प्रधानमंत्री से रुद्राभिषेक करवाया। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना हुई। प्रधानमंत्री ने दक्षिणा रखी, उन्हें एक पटका पहनाया गया और इस तरह से ये पूजा समाप्त हुई। प्रधानमंत्री जब मंदिर से बाहर निकले तो वहां डमरू बजाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए वहां ठहरे और एक डमरू भी बजाया। इसके बाद जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रधानमंत्री निकले तो बाहर सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वाराणसी उनके लिए खास क्यों है। 2014 में मोदी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े तो पूर्वांचल में एनडीए को 25 सीटें मिल गई थी। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में 3 दिन काशी में रहे। 14 साल के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट आई। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो मोदी ने काशी में 2 दिन गुजारे, चुनाव प्रचार किया। कड़ी टक्कर के बावजूद पूर्वांचल में एनडीए को 21 सीटें मिली। अब इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस बार भी यूपी की सत्ता में उनकी वापसी होगी। वैसे आज वाराणसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी थी। सभी पार्टियों के लिए काशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में वाराणसी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है।
कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी आज काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजन अर्चन करने के बाद में अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से यहाँ जुटे हुए थे और जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल जो चुनाव प्रचार थम जाएगा, लिहाजा राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे हैं विश्वनाथ मंदिर में, यहाँ पूजन अर्चन किया और जैसी की जानकारी मिली है कि लघु अभिषेक यहाँ पर करवाया गया है, क्योंकि जो है वक्त कम था। पूरे देश में हिंदू धर्म की बात होती है, मुझे बता दो क्या है। भाई और बहनों, हिंदू धर्म सच्चाई है। ये हिंदू धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं लेते हैं, ये झूठ के नाम पर आपसे वोट लेते हैं। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि देश की जनता के सामने जाओ और लाखों करोड़ों लोगों को झूठ बोलो। धर्म में कहीं नहीं लिखा। वाराणसी में इसलिए नेताओं का मेला लगा है क्योंकि वाराणसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही महत्व है। इस बार सभी पार्टियों को उम्मीद है, लेकिन पिछली बार यहाँ एक तरफा बीजेपी का राज था। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद जिन 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग है, उन पर जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो 36 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 11 सीटें ही मिल पाई थी। बीएसपी के खाते में 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। इस बार तो चुनाव सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच में बताया जा रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव हर रैली में लगातार बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं। ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 7वें चरण के बाद सरकार किसकी बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।